आप बाजार में पैसा लगाएं और बेतहाशा तेजी हो, आज पैसा लगाएं कल पैसा बनने लगे और इस तेजी का कहीं अंत नजर ना आ रहा हो, और फिर जब आप सोचे कि पैसा बनाना बड़ा आसान है, अचानक से ब्रेक लग जाए और ब्रेक भी ऐसा लगे कि न सिर्फ पैसा बनाना मुश्किल हो बल्कि पैसा बचाना मुश्किल हो जाए, बाजार ले ले यू टर्न, और जब तक आप संभले पता करें कि ऐसा हो क्यों रहा है, तब तक आपका पोर्टफोलियो 20, 30, 40, 50, 60% तक भी नीचे हो सकता है। जी हाँ, बाजार में पिछले 5-6 साल में जो लोग आए ना, उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 10 साल पहले की तस्वीर देखी ही नहीं। जी हाँ, आज से ठीक 10 साल पहले पूरी दुनिया में एक ऐसा ही संकट आया था, लीमन ब्रदर्स का। तब दुनिया एकदम परफेक्ट थी और अचानक से दुनिया परफेक्शन से एकदम बिल्कुल विनाश की तरफ बढ़ती हुई नजर आई, खासतौर से इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, और एक ही साल में मार्केट 50-60% लुढ़क गए। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और अब आगे होगा तो क्या हमें पहले पता चलेगा, और पता चलेगा तो उसका फायदा कैसे उठाएंगे? ये ढेर सारे सवाल है 10 साल बाद जिनके जवाब मिलना बाकी है, और इन जवाब लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने न सिर्फ लीमन ब्रदर्स बल्कि ऐसे कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, कई सारे एक्शन देखे हैं, और वो इसकी बड़ी जबरदस्त पकड़ रखते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे आज नीलेश शाह साहब से, कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ। नीलेश भाई, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। 10 साल पहले याद है आपको क्या कुछ हुआ था? 10 साल पहले का समय अग्नि परीक्षा था। कहते हैं कि सोने को भी अग्नि परीक्षा से पसार होना पड़ता है, एंड मार्केट में हर चीज़ तो सोना नहीं होती, यहाँ पे तो नॉन सोने की चीज़ें भी बहुत होती हैं जी। तो 2008 का वो समय बहुत ही कठिन था। उसमें मतलब काफ़ी दिग्गज जो धराशायी हो गए, और जो लोग उस अग्नि परीक्षा से बाहर निकले वो शायद स्वर्ण की तरह चमक रहे हैं। लेकिन क्या संकेत मिल गए थे 2008 में कि ऐसा कुछ होने वाला है कि बाजार 50-60% गिर जाएंगे देखते ही देखते, और वो भी साल भर में, और हमें पता भी नहीं चलेगा? क्या ऐसे संकेत आ रहे थे कुछ? नहीं, ऐसे संकेत बिल्कुल हमें समझ नहीं पड़ रहे थे। एक मार्केट एक्सपेंसिव था सितंबर 2017 के आसपास, बट वहाँ पे तकरीबन 17-18 हज़ार का सेंसेक्स बढ़ के 21,000 चला गया। बट कुछ साइंस ऐसी थी जो बोल रही थी कि वो 17 से 21 की जर्नी एक्सपेंसिव जर्नी है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के स्टॉक चल रहे थे, दूसरा घोड़े के साथ गधे भी दौड़ रहे थे, तीसरा सभी निवेशकों को अपना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में लगाना था, चौथा आपका ड्राइवर, आपका पान वाला भी आपको टिप देने लगा था। तो ये सारा माहौल कह रहा था समवेयर फ्रॉम सितंबर 17 टू जैन 18 कि ये जो तेजी हो रही है उसमें फंडामेंटल्स कम है। बट जनवरी 2008 से लेके मई, जून, जुलाई 2008 तक मार्केट काफ़ी करेक्ट हो चुका था। 21,000 का मार्केट गिरता गिरता 16-17 के आसपास आ गया था, और तब लग रहा था कि ये अब मार्केट की बॉटम बन रही है। बट उसके बाद जो ग्लोबल क्राइसिस आया सब प्राइम का, वो हम कैप्चर नहीं कर पाए। साइंस तो अवेलेबल थी। आई थिंक सबसे पहले HSBC ने सब प्राइम लोन्स के बारे में प्रोविज़न की थी जी। उसके बाद मतलब बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी NAV में लॉस लिया था। ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स ने कुछ सुनने को मिल रहा था कि जिसके औकात एक घर लेने की नहीं है उसको 3-3 घर लेने के लिए लोन मिल रहे हैं। बट ये सब चीज़ हम इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज हम सोच रहे थे कि अगर क्राइसिस होगा तो सब प्राइम का हमें क्या, क्राइसिस होगा तो US में हमें क्या, डूबेगा तो लीमन या बेयरस्टन हमें क्या। बट हम ये जो ग्लोबल लिंकेज थे उसको समझ नहीं पाए, और उस वजह से जब मार्केट 16-17 हज़ार से 8 हज़ार की तरफ तेजी से घटा, तब हम वी वर लाइक रियली फॉक्स्ड, वी वर कॉट ऑन द रॉन्ग साइड। अच्छा, उस समय तो ऐसा ही होता है ना नीलेश भाई कि जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास बहुत बढ़िया कहानी होती है सुनाने को, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी जेब भरी होती है पैसे से, और ना भी हो तो उधार देने वाले बहुत। तो ऐसी सिचुएशन में आम इन्वेस्टर को कैसे पता चले कि हाँ भाई अब संकट आने वाला है? 2008 में तो अच्छे फंड मैनेजर ही ये संकट को एक्सपेक्ट नहीं कर पाए थे। तो रिटेल इन्वेस्टर अगर नहीं भाग पाया तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है।
बट एक चीज़ है कि उस मार्केट में भी, जैसे मुझे याद है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रिलेटेड आईपीओ नहीं किया था। हमारा एक एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड था, बड़ी तेज़ी से पैसा आ रहा था, बट हमने कॉल लिया था कि नहीं, हमें पैसा नहीं रेस करना है। इन दी हाइंडसाइट अगर हमने उस फंड में सब्सक्रिप्शन भी बंद कर दिया होता तो बहुत अच्छा होता, बट एटलीस्ट हमने नया एनएफओ करके पैसा नहीं उठाया। हमारे कुछ ऑफशोर फंड थे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, वहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा डिविडेंड, जितना पैसा डिविडेंड में दे सकते थे उतना दे दिया। तो वो सारी चीज़ें हमने की जो एक आम आदमी के लिए आगाही हो सकती है कि अगर फंड मैनेजर पैसा नहीं ले रहा है, अगर फंड मैनेजर पैसा रिटर्न कर रहा है, तो हो सकता है ये मार्केट ऐसी है जहाँ पे लिवरेज नहीं रखना चाहिए। बट मेरे हिसाब से इस क्राइसिस की इतनी इम्पैक्ट होगी वो कहना मुश्किल है। इनफैक्ट मुझे मालूम है कि मतलब जो भारत के सबसे अच्छे निवेशक में कहे जा सकते हैं, वो 21,000 के सेंसेक्स लेवल पे 100% इन्वेस्टेड थे और 8,000 के सेंसेक्स लेवल पे 30-40% कैश करके बैठे थे। लेकिन ये जो 17,000 से 21,000 की यात्रा थी सेंसेक्स की उस समय 2007 के अंत से लेकर 2008 की शुरुआत में, राइट, 3-4 महीने लगे होंगे मेरे ख्याल से, 4-5 महीने, हजार पॉइंट सेंसेक्स ऐसे बढ़ता था कि बस जैसे आज खरीदो कल पैसा बनना शुरू, वैसे ही होता था। तो उस समय ये कंट्रोल करना तो बड़ा मुश्किल काम है ना, कि अगर आपने उस समय पार्टिसिपेट नहीं किया तो मैक्सिमम रिटर्न तो आपका उन्हीं 3-4 महीनों में बना, मैक्सिमम रिटर्न तो उन्हीं 3-4 पॉइंट में बना, तो आप निकल भी जाएं जल्दी से तो भी क्या नहीं। सो इसमें हर किसी को अपनी फितरत के हिसाब से खेलना है। मैं बहुत कंजर्वेटिव हूँ, तो मुझे तो 8,000 से 17,000 का जो पैसा बन गया वो भी काफ़ी है। अब 17 से 21 किसी और के नसीब में है। अगर मैं बहुत एग्रेसिव हूँ तो मैं दरवाजे के पास जाके खड़ा रहूँगा, जैसे म्यूज़िक बंद हो गई मैं सबसे पहले दरवाजे से बाहर निकलूँगा। अब आप में इतनी चपलता है, चंचलता है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ों को अगर इन दी हाइंडसाइट भी देखे तो असेट एलोकेशन काम आता है। आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से असेट एलोकेशन कीजिए और उस असेट एलोकेशन को मेंटेन करिए। मार्केट ऊपर जाएगा अपने आप थोड़ा थोड़ा बेचते जाएंगे, मार्केट नीचे आएगा अपने आप थोड़ा थोड़ा लेना चालू करेंगे। ऊपर में बेचना, नीचे में लेना, इसी से पैसा बनता है। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली आप लोगों के लिए मुश्किल है, तो एक कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए तो है ही। लेकिन 21,000 से 8,000 नॉन स्टॉप जो हुआ उस वक्त, और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इतिहास में इसलिए जा रहा हूँ कि यही एक ऐसा बाजार है शायद जहाँ इतिहास से सबसे ज्यादा सबक लिए जा सकते हैं, और खासतौर से नए इन्वेस्टर्स जो हिंदुस्तान में पहली बार इक्विटी में आए हैं पिछले 5-7 साल से, जो कल्चर बढ़ा है। क्या वाकई में ऐसी सिचुएशन में जब आप नॉन स्टॉप गिरते हैं, जब बढ़ने में आप जरूरत से ज्यादा इरेशनल बिना वजह बढ़ जाते हैं, तो क्या यही चीज आपको गिरते वक्त भी होती है कि गिरने में भी आप जरूरत से ज्यादा बिना मतलब बस सब गिर रहे हैं इसलिए हम भी गिर रहे हैं, ऐसा होता है? 100% अनिल जी, इन्वेस्टमेंट जितना फंडामेंटली उतना साइकोलॉजिकल है। वो एक ऐसा दौर था जहाँ पे हम अपनी कंपनीज, अपनी बैलेंस शीट, अपने फंडामेंटल्स को भूल गए थे। मुझे आज भी याद है, फ्राइडे को मेरा एक लंच मीटिंग था लीमन ब्रदर्स के सीनियर एम्प्लॉयज़ के साथ। वो आके मुझे समझा रहे थे कैसे ग्लोबल क्राइसिस पैदा हुआ और कैसे उसका हल निकलेगा। मंडे सुबह ऑफिस आता हूँ, पता चलता है लीमन ब्रदर खुद नहीं है। क्या बात तो है? इस तरह की दिग्गज कंपनियां गिर गई थी, AIG, लीमन ब्रदर्स, बेयर स्टर्न, मेरिल लिंच। तो हम लोग उस जो दौर था उसमें ये जो कंपनीज गिर रही थी, जो रोज न्यूज़ आ रहे थे, ये उठ गए, वो उठ गए, ये मर गया, वो मर गया, तो हम अपनी कंपनीज, अपने बैलेंस शीट, अपने फंडामेंटल्स को भूल गए। उन पे डाउट होने लगा, उनके ऊपर डाउट होने लगा, और फिर प्राइस जो गिर रहा था उसी को देखते रहे। आई थिंक जो फंड मैनेजर्स बच गए इस दौर में, उन्हें डिसिप्लिन ने बचा लिया। हमने एक कॉल ले लिया था कि हम कैश कॉल कभी नहीं लेंगे। चाहे मार्केट कितनी भी तेजी में हो, चाहे मार्केट कितनी भी मंदी में हो, हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कहेंगे कि आप अपने निवेशकों का असेट एलोकेशन करिए, बट मुझे अगर आप पैसा देंगे इक्विटी फंड में, मैं जाके इक्विटी में ही पैसा लगाऊंगा। 95% से लेके 100% तक। तो ना 21,000 पे हमने कैश कॉल लिया, ना हमने 8,000 पे कैश कॉल लिया, एंड उसी वजह से हम मार्केट को आउट परफॉर्म करते रहे। अच्छा। दूसरी चीज, देर आए दुरुस्त आए,
जब एक भूत निकल गया कि ये सब गोरों की कंपनीज का क्या हो रहा है, ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको इग्नोर करिए, बट अपनी कंपनीज, अपनी बैलेंस शीट, अपने फंडामेंटल्स को देखें। तो 8,000 के लेवल पे भगवान की मेहरबानी से हम लोग स्मॉल एंड मिड कैप में ज़्यादा हो गए थे। जो कंपनीज अपनी फेयर वैल्यू से बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई थी, जिसे गोरे लोग बेच बेच के फेंक के जा रहे थे, उसको हमने बटोर लिया। और उसके बाद जो रिवर्सल आया मार्केट में तेजी का, हमने बेंचमार्क इंडेक्स को बड़ी अच्छी तरह से आउट परफॉर्म कर दिया। ऐसे क्या संकेत होते हैं जिससे थोड़ी आँख लग जाए कि कुछ तो खराब होने वाला है? अब कुछ तो होने वाला है, कब होने वाला वही हमें नहीं पता, लेकिन कुछ खराब होने वाला है, उसके संकेत कहाँ से मिलते हैं? एक वैल्यूएशन महंगा हो जाए, दूसरी घोड़े गधे दोनों दौड़ने लगे, तीसरी जब मिड कैप, स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स लार्ज कैप के ऊपर के भाव में ट्रेड, ऊपर के वैल्यूएशन पे ट्रेड होने लगे, जब रास्ते चलता आदमी आपको रोक के बोले कि ये टिप ले लो, ये खरीद लो, जब कचरे स्टॉक चलने लगे, मोमेंटम किसी भी स्टॉक को आसमान पे पहुंचा दे, ये सारी चीज़ें जो बताती है, आगाह करती है कि आज नहीं तो कल मार्केट गिरने वाला है। और आईपीओ मार्केट में भी अगर एक तरह की कंपनीज आ रही है, धनाधन पैसा उठा रही है, आप प्रमोटर को देखते हैं कि वो माल बेच रहा है, तो कहीं अगर ऐसी चीज़ें एक साथ होती हुई दिखे तो डेफिनेटली दैट्स द टाइम वन हैज़ टू बी कॉशियस। तेजी के कारण भले सेम रहे, लेकिन मंदी के कारण अलग अलग हो जाते हैं। और मंदी भी मतलब इन द सेंस कि वो पैनिक वाला जो मामला हो, हर बार कुछ ना कुछ नया निकल के आता है। तो इस बार क्या निकल के आएगा? सर मेरे हिसाब से अगर हमें इस बार की मंदी देखनी है तो 2-3 चीज़ें समझ में आती है। एक है कि ऑयल के दाम अगर वापस $150-200 पहुंच जाए तो ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी पे और इंडियन मार्केट पे इम्पैक्ट होगा। दूसरा, यूएस में ब्याज के दर बढ़ रहे हैं। आज मार्केट ने प्राइस किया है 3-3.5% हो जाएगा, बट कल को उठ के वो डबल डिजिट हो गए तो ऑब्वियसली अपनी मार्केट पे इम्पैक्ट आएगी। तीसरी चीज़, हमारे हिसाब से नेक्स्ट 12 महीने में मार्केट ने प्राइस करके रखा है स्टेबल गवर्नमेंट। अब एक खिचड़ी सरकार आ जाती है जहाँ पे ग्रोथ और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को बैक स्टेज मिल जाता है तो मार्केट में करेक्शन आ सकता है। अगर हम पिछली 15-20 साल की भारतीय मार्केट के इतिहास को देखें तो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से मार्केट में गिरावट भी आई है और बढ़ावा भी मिला है, और ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से मार्केट में गिरावट भी आई है और बढ़ावा भी मिला है। तो इस वक्त ऑयल, पॉलिटिकल सिचुएशन और यूएस इंटरेस्ट रेट, ये 3 चीज़ नेक्स्ट 12 महीने में मार्केट को झटका दे सकती है या बढ़ावा दे सकती है। इसमें जो होना है नीलेश भैया, वो तो शायद करेक्शंस होंगे, लेकिन मुझे तो वो पैनिक वाली सिचुएशन जहाँ पे सबको लगे कि अब दुनिया खत्म हो रही है, अब कहीं भी आप पैसा रखोगे तो सेफ नहीं है, चाहे वो बैंक की एफडी हो, चाहे इक्विटी हो, करेंसी हो, कमोडिटीज हो, वो काम क्या ट्रम्प साहब कर सकते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से उनसे नहीं हो पाएगा। वो भी बिजनेसमैन है, वो बोलते कुछ है करते कुछ है, तो ऐसा नहीं है कि उनका ऑब्जेक्टिव है कि मैं मार्केट को गिराऊं। उनकी ऑब्जेक्टिव भी यही है कि यूएस इकोनॉमी चलती रहे, और यूएस इकोनॉमी चलेगी तो साथ में बहुत सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमी भी चलती रहेगी। आप जो बोल रहे हो वो टाइप का जो सिचुएशन हुआ था कि जब एक सेलर आंख बंद करके बेचना चालू करे। आज की तारीख में भारत में सेलर्स कौन है? मतलब एक एफआईआई है जो आंख बंद करके बेच सकता है बिकॉज हमसे हजारों मील दूर बैठा है। बाकी जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है, प्रमोटर है, इंश्योरेंस कंपनीज है या रिटेल इन्वेस्टर्स है, होपफुली उन्होंने 2008 और 2013 की मंदी को देखा हुआ है, 2016 की मंदी को भी देखा है, और वहाँ पे उनके दिमाग में ये तो बैठ गया है कि अगर हम एक बेच के निकल जाए तो बाद में वही स्टॉक लेना मुश्किल हो जाता है। आम निवेशक वो अगर बेचना चाहे, निकलना चाहे, ये सोचे कि कभी इस तरह की बात हो सकती है, तो वो कब, कहाँ, कैसे निकलना शुरू करे बाजार से? नहीं, मेरे हिसाब से आम निवेशक को जब इक्विटी मार्केट में निवेश करे तो उसे अपने रोलर कोस्टर के एक्सपीरियंस के साथ पसंद करना चाहिए। जब आप रोलर कोस्टर में बैठते हैं तो आप अपने आप को टाइट कर लेते, बंद कर लेते हैं। इक्विटी मार्केट में इसे एसेट एलोकेशन कहते हैं। आप उतना ही पैसा इक्विटी में लगाएं जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अपने नेबर की कंपैरिजन से मत डालिए।
फिर रोलर कोस्टर चालू होता है, जब धीरे धीरे ऊपर जाता है आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, बट आप रोलर कोस्टर को बंद नहीं करते, उसमें से छलांग नहीं मारते, नहीं तो हाथ पैर टूटेंगे। करेक्ट। फिर जब ऊपर से वो जोर से नीचे गिरता है आप चिल्लाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं जो आपको जमे, बट वो पूरी ऊपर चढ़ाव सब पार करके जब रोलर कोस्टर रुकता है आपको मज़ा आता है। तो इक्विटी मार्केट रोलर कोस्टर की तरह है, इसमें बैठते समय आप अपने एसेट एलोकेशन कर लीजिए और उसके बाद उतार चढ़ाव को एंजॉय करिए, बट बीच में छोड़ के गिरने निकलने की कोशिश मत करिए, नहीं तो हाथ पांव टूटेंगे। अब एक सवाल उन लोगों के लिए जिन्होंने इक्विटी मार्केट में फेरारी वर्ल्ड तो छोड़ दीजिए, रोलर कोस्टर राइड भी ढंग से नहीं देखी। हमारे नए नए पिछले 5-6 सालों के इन्वेस्टर्स जो हिंदुस्तान में पहली बार इक्विटी मार्केट का अनुभव ले रहे हैं, चाहे वो SIP के जरिए ले रहे हों या फंड वैसे खरीद कर जब पैसे जेब में हो या फिर सीधे तौर पर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, उनके लिए क्या राय है? सर उनको यही है राय कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखिए को। अगर कोई 100 रुपए की चीज़ 30 रुपए में मिलती है तो वो सस्ती है, फिर भले वो 10 रुपए की भी हो जाए, बिकॉज कभी न कभी वो वापस 100 रुपए पर पहुँच जाएगी। और 100 रुपए की चीज़ अगर 150 रुपए में मिलती है तो वो महंगी है, भले फिर 150 का एक बार 180 भी हो जाए। तो फेयर वैल्यू के ऊपर है तो माल हल्का करिए, फेयर वैल्यू के नीचे है तो माल लेते रहिए, वैल्यूएशन को रिस्पेक्ट दीजिए। तीसरी चीज़, मार्केट में हमेशा डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को रिवॉर्ड करता है। आप ट्रेडिंग करके अपने आप को नहीं बचा पाएंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए, अच्छी कंपनी लीजिए, अच्छे कंपनी के शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में रखिए और उसे समय दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट करेगी 2008 जैसे एक्सपीरियंस से बाहर आने की। मंदी के बाद जब ऐसा लगे कि अब खरीदने का वक्त आ गया, ठीक है, तब कैसे देखें? नीचे से देखेंगे ऐसा लगेगा अरे 100% 200% स्टॉक बढ़ गया, ऊपर से देखेंगे ऐसा लगेगा अभी भी 70-80% बाकी है। तो न नीचे देख के लिया जाए न ऊपर देख के लिया जाए, करें क्या फिर? अनिल जी, ये तो फेयर वैल्यूएशन के ऊपर है कि जब 100 का भाव 10 रुपया हो गया तो ऐसा नहीं है कि कंपनी की वैल्यू कम हो गई, या 10 का भाव 100 हो गया तो ऐसा नहीं है कि कंपनी की वैल्यू बढ़ गई। तो आपको तो यही देखना है कि मैंने 100 रुपये का जो शेयर खरीदा उसकी वैल्यू क्या थी। अगर 50 रुपये की वैल्यू है तो आप 100 पे भी बेचिए, 90 पे भी बेचिए, 60 पे भी बेचिए, 50 पे भी बेचिए। और अगर 50 रुपये की वैल्यू है तो 30 पे भी लीजिए, 20 पे भी लीजिए, 10 पे भी लीजिए। तो वैल्यूएशन देख के आपको लेना पड़ेगा। वैल्यूएशन एक आर्ट है, कोई साइंस नहीं है। यहाँ पे 2+2 कभी 22 होते हैं, कभी 2+2 0 भी होता है और कभी 2+2 4 होता है। कब का तो एग्जैक्ट लगाना मुश्किल है, जैसा आप बोल रहे हैं कि भरोसा जब तक हो तब तक हो, लेकिन क्या खरीदना है ये कैसे पता लगाएं इस तरह के संकट में? एकदम सिंपल सी चीज़ है, आपको अच्छी कंपनी लेनी है जो अच्छे मैनेजमेंट चलाती है और जो अच्छे भाव पे मिल रही है। अब अच्छी कंपनी की डेफिनेशन क्या? ऐसी कंपनी जो आपसे पैसा नहीं मांगे बट आपको डिविडेंड देती रहे, आपको पैसा देती रहे। सो बेसिकली जिस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है वो अच्छी कंपनी है, और आपसे पैसे नहीं मांगे तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। अच्छा मैनेजमेंट क्या? एक ऐसा मैनेजमेंट जो आपको शॉर्ट चेंज नहीं करे, जिसकी गवर्नेंस के ऊपर कोई डाउट नहीं हो, जो कंपनी के लिए मेहनत करता है और आपके हिस्से का पैसा चुराता नहीं। तीसरा, अच्छा प्राइस क्या? अब वो एक आर्ट है, साइंस नहीं है, बट आप अगर ऐसे भाव पे खरीद पाए जिसमें डाउनसाइड प्रोटेक्टेड हो और अपसाइड अनलिमिटेड हो तो वो अच्छी प्राइस हो जाती है। एज ए फंड मैनेजर आपके लिए और एज इन्वेस्टर लोगों के लिए क्या सबक है लीमैन संकट से, और अगली बार हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? सो एज ए फंड मैनेजर मुझे अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना है रिटेल इन्वेस्टर से, एंड बड़ी झिझक से कहना पड़ रहा है कि 2008 में हमने अपने आप को उतना डिस्टिंग्विश नहीं किया। गिरते समय, बढ़ते समय में तो ऑब्वियसली हमने अपने आप को डिस्टिंग्विश कर लिया, बट गिरते समय हम लोग बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते थे। सो इस बार कोशिश यही रहेगी कि अगर 2008 जैसा क्राइसिस आता है तो हम बेटर प्रिपेयर्ड रहें, हम बेटर कोऑर्डिनेटेड रहें, उसमें ज़्यादा एफर्ट डालेंगे समझने में, संभलने में। रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो एक ही गुजारिश है कि एक भगवान से प्रार्थना करें 2008 जैसा समय ना आए ना। कहते हैं प्रार्थना में बहुत बड़ा शक्ति रहती है। और दूसरी चीज़, अगर खुदा न खास्ता आ भी गया तो आप डिसिप्लिन से इसे मैनेज करना, धैर्य से इसको मैनेज करना, अपने फंड मैनेजर्स के ऊपर विश्वास बनाए रखना।
तेजी होगी तो मंदी भी होगी, और लेकिन मंदी के बाद तेजी हमेशा होती है। इसीलिए सेंसेक्स और निफ्टी आज यहाँ हैं जिन लेवल्स पर हैं, इतनी सारी मंदी होने के बावजूद। यानी कि मंदी में आपको घबराना नहीं है, और तेजी में जब अनाप शनाप तेजी के संकेत हो तो थोड़ा सा सावधान हो जाना है, और यही डिसिप्लिन है, और यही डिसिप्लिन रखने की बात कह रहे हैं नीलेश भाई। नीलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए, और इस चर्चा में आपका जो पूरा पिछले 1 दशक का अनुभव है वो हमारे दर्शकों को 30 मिनट में सुनने को मिला। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों को बहुत फायदा होगा। पर्सनली मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है आज आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।